सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए बच्चों जानते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो आइए, ह्रास्य स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रास्य स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास्य स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर हैं। तीसरा है हमारा प्लुप्त स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रास्य से तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है ओम। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अण। तालु से बोले जाने वाले व्यंजन चवर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, उआ। मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन टवर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। और दंत से बोले जाने वाले व्यंजन तवर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन पवर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा और मा। दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभा, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। ये या, रा, ला और वा। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन होता है श, श और हा। चौथा हमारा है संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र और ज्ञ। ये तो बच्चों हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं?
हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश करते रहे हैं, यानी कि आते रहते हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण यानी कि उन्हें सही बोलने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। जो नीचे बिंदु लगाया जाता है उसे नुक्ता कहा जाता है। ये परंपरागत वर्णों के नीचे लगते हैं। जैसे ये व्यंजन होते हैं आगत व्यंजन अ, ज, फ, ख और ग। अब हम पढ़ेंगे अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कैसे वर्ण होते हैं? अयोग्यवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों के मेल से बनते हैं और न व्यंजन के मेल से बनते हैं, उन्हें हम अयोग्यवाह कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार ऐसे व्यंजन होते हैं, अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे कि आ के ऊपर अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो उसे अंग बोलते हैं। इसी स्वर की सहायता से ये संभव हो सकता है, यानी कि किसी अक्षर के ऊपर जो हम एक बिंदी लगा देते हैं छोटी सी, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं, वो हमारा अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका यानी कि नाक दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये ध्वनियाँ वास्तव में स्वरों के गुण हैं, जैसे हंस, चांद, नान। इसे हम चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं, यानी कि किसी अक्षर के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अनुनासिक की जगह, अनुस्वार की जगह अगर हम दोनों में बदल देते हैं तो हमारे वाक्य गलत हो जाता है। जैसे कि हंस, हंस के ऊपर अगर हंस के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई है तो वह हंसने की क्रिया होगी, और अगर हंस के ऊपर एक खाली बिंदी लगा दी गई है तो वो एक पक्षी होगा, यानी कि यहाँ पर दोनों का अर्थ बदल जाता है। आगे आता है हमारा विसर्ग। इसका उच्चारण हम ह ध्वनि के समान होता है, जिसका उच्चारण तत्सम शब्दों तक ही सीमित है। यानी कि जब किसी वर्ण के पीछे कोई शब्द लिखते हैं और उसके पीछे अगर हम 2 बिंदी लगा देते हैं तो वो हमारा विसर्ग कहलाता है। जैसे अतः, प्रातः। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। तो आइए कुछ मात्राओं के बारे में भी पढ़ते हैं। आ, छोटा आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ उसका एक डंडा होता है। छोटी ई उसकी मात्रा बाहर से होती है लगी हुई। बड़ी ई उसकी मात्रा अंदर से दर्शाई जाती है। छोटा ऊ की मात्रा नीचे से घूमी हुई होती है। बड़ा ऊ उसकी मात्रा उल्टी घूमी हुई होती है। ऋ का एक नीचे गोल आधा लटका दिया जाता है। ए की मात्रा एक चोटी की तरह होती है। आई की मात्रा 2 चोटी की तरह होती है। ओ की मात्रा एक डंडे में एक चोटी की तरह होती है और औ की मात्रा एक डंडे में 2 चोटी की तरह होती है। अनुस्वर में अंग यानी कि एक किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक में एक किसी वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है, और विसर्ग में किसी शब्द के पीछे 2 छोटी छोटी बिंदी लगी होती हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था वर्ण विचार। मैंने इसमें आपको स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।